हेलो फ्रेंड्स, एवीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सिंधु सरस्वती सभ्यता का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज इसमें हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता में शिल्प व उद्योग धंधे। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। आप याद रखेंगे सूत की कताई, बुनाई व कढ़ाई की जाती थी। मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प उद्योग था, जिसका निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था। ईंट निर्माण व मृतभांड बनाने के भट्टे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ध्यान रखना है आपको, ईंट निर्माण व मृतभांड बनाने के भट्टे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं। आगे है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा। कांसा किससे मिलकर के बनता था? तांबा और टिन से। सोना, चांदी व टिन की जानकारी रखते थे। कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिले हैं। पत्थर के औजार भी बनाए जाते थे। पत्थर की छुरी मिली है। सिंध के शुक्र के चकमक पत्थर निर्मित छुरी तैयार करने की कार्यशाला मिली है। आगे है लोथल से लोहे की सामग्रियां मिली हैं। अतः प्रतीत होता है कि लोथल गुजरात के लोगों को लोहे के गलाने की जानकारी थी। तो अच्छे से याद रखेंगे, जो लोहे की सामग्रियां मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? लोथल से। यहाँ के लोगों को लोहे के गलाने की जानकारी थी। आगे चलते हैं। आगे है लोथल हाथी दांत की वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस बात को जरूर याद रखना, लोथल हाथी दांत की वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। मोहनजोदड़ो के मृत भांडों पर लेख नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है मोहनजोदड़ो के मिट्टी के बर्तनों पर, किंतु हड़प्पा के मृत भांडों पर लेख मिलते हैं। आगे है आपका चन्हूदड़ो तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। मनके यानी मोती, जो माला बनाई जाती है जिन मोतियों की, उन मनके बनाने के जो कारखाने प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से? चन्हूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। आगे है डॉक्टर A.L. बासम के अनुसार हड़प्पा निवासियों ने काष्ठ कला में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी। ध्यान रखना, डॉक्टर A.L. बासम क्या कह रहे हैं कि जो हड़प्पा निवासी हैं उन्होंने काष्ठ कला में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी। आगे है चन्हूदड़ो में सैल खड़ी मोहरे तथा चरट के बटखरे भी तैयार किए जाते थे। बालाकोट तथा लोथल का सीप उद्योग सुविकसित था। तो ध्यान रखना, सीप उद्योग सबसे अधिक विकसित अवस्था में कहाँ पर था? तो बालाकोट और लोथल में स्थित था। आगे चलेंगे। आगे है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तो अच्छे से याद रखेंगे, ये सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन। आगे है इस काल में मृत भांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था, यद्यपि कुछ हस्त निर्मित भी थे। आगे है हड़प्पा सभ्यता के मृत भांड लाल, काले यानी ब्लैक ऑन एंड रेड रंग के होते थे। तो ध्यान रखना, लाल एवं काले प्रकार के मृत भांड हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। आगे है आवागमन हेतु इक्का गाड़ी का प्रयोग होता था। किस गाड़ी का प्रयोग होता था? इक्का गाड़ी का प्रयोग होता था। हड़प्पा से तांबे की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखना, तांबे की बनी इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप याद रखेंगे हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आगे है अब है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। तो देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। इसकी समृद्धि भी व्यापार के कारण थी। विदेशों से व्यापार जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था। यह आप पॉइंट विशेष याद रखेंगे, जो व्यापार है वो विदेशों से जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। आगे चलेंगे। आगे है सर्वाधिक आयात धातुओं व बहुमूल्य पत्थरों का किया जाता था। लाजवर्द, मणि, फिरोजा, हरिताश्म, टीन विदेशों से आयात किए जाते थे। हड़प्पा का व्यापार अत्यंत संगठित एवं व्यावसायिक संगठनों द्वारा नियंत्रित था। आगे बात करते हैं
आगे है धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ये आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई धातु के सिक्का नहीं मिला है। क्रय विक्रय हेतु वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी कि जो क्रय विक्रय है वो कैसे होता था, तो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। कहने का मतलब यह है कि जब किसी इंसान को कोई चीज़ खरीदनी है तो कैसे खरीदेगा, वो अपनी वस्तु सामने वाले को दे देगा और सामने वाले से उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे है सिंध के बढ़ई नौका निर्माण करते थे तथा नाविक भी थे, यानी कि कहाँ के लोग जो बढ़ई थे वो नौका निर्माण करते थे, तो आप याद रखेंगे सिंध के बढ़ई। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता के द्वारा सोना, तांबा, हाथी दांत की वस्तुएं, विशेष प्रकार की लकड़ी जैसे आबूनस, मोर हाजा पक्षी, लाजवर्त मणि, शंख, कार्नेलियन यानी लाल पत्थर, कपास आदि का क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। अच्छे से याद रखेंगे किस किस चीज़ का निर्यात किया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के द्वारा। सोना, तांबा, देखिए चांदी का निर्यात यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है, आप अच्छे से याद रखेंगे। सोने का निर्यात है, तांबे का निर्यात है, हाथी दांत की वस्तु है, विशेष प्रकार की लकड़ी आबूनस है, मोर यानी हाजा पक्षी है, लाजवर्त मणि है, शंख है, कार्नेलियन है, कपास है। इन चीज़ों का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता था। आगे चलेंगे। आगे है आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशों के साथ भी हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे, यानी कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत तो ये व्यापार करते ही करते थे, लेकिन साथ में ये विदेशों से भी व्यापार करते थे। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता व मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। इसको अच्छे से याद रखेंगे कि सभ्यता से, सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता से। आगे बात करती हैं। आगे है सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। सौराष्ट्र तट पर किम नदी के किनारे स्थित, कहाँ पर, सौराष्ट्र तट पर किम नदी के किनारे स्थित भगत राव, नर्मदा तट पर मेघम, हिरण्य नदी के किनारे प्रभास पाटन, भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम स्थल पर लोथल। आगे और चलते हैं। आगे है मकरान तट पर स्थित सुतकांगेडोर तथा सुतकाकोह इत्यादि तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। आगे है आपका मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ सैंधव वासियों के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। तो ये विशेष याद रखना, किसके साथ, मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों के साथ, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ सैंधव वासियों के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। आगे चलते हैं। आगे है उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान के सोरतोघई नामक स्थान से उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक पूर्ण विकसित सैंधव बस्ती प्रकाश में आई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य स्थानों से बहुत सी वस्तुएं आयात करते थे, जिनके बारे में हम निम्नलिखित तालिका से जान सकते हैं। जैसे टिन और चांदी, ये हम कहाँ से आयात करते थे, तो ईरान, अफगानिस्तान, फरगना, कजाकिस्तान। ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, फरगना, इन क्षेत्रों से टिन और चांदी मंगा रहे हैं। तांबा हम कहाँ से मंगाते थे, तो खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान, इन क्षेत्रों से हम क्या मंगाते थे, तांबा प्राप्त करते थे। खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान। आगे चलते हैं। आगे है सोना। सोना कहाँ से मंगाते थे, तो ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत, कर्नाटक की कोलार की खानों से मंगाते थे। फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो ईरान, अफगानिस्तान से फिरोजा प्राप्त किया जाता था। आगे चलती हैं। आगे है हरा अमेजन। हरा अमेजन ये नीलगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता था, हरा अमेजन। सीसा, ईरान, अफगानिस्तान, अजमेर, राजस्थान और दक्षिण भारत से आपका सीसा प्राप्त किया जाता था। क्या, ईरान, अफगानिस्तान, अजमेर, राजस्थान और दक्षिण भारत से सीसा प्राप्त किया जा रहा है। लाजवर्द मणि जिसे वैदुर्य यानी नील रत्न, ये कहाँ से, वदस्खा अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया और कश्मीर यानी कि हिमालय क्षेत्र से ये सारी चीज़ें प्राप्त की जाती थी। आगे है आपका शिलाजीत। शिलाजीत कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हिमालय क्षेत्र से। लाल गोमेद कहाँ से प्राप्त हो रहा है, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर से लाल गोमेद प्राप्त हो रहा है। नील रत्न ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, नील रत्न
बदस कहाँ अफगानिस्तान से प्राप्त हो रहा है। हरित मणि कहाँ से प्राप्त हो रही है, दक्षिण भारत से प्राप्त होती थी। आगे है सैल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से सैल खड़ी मंगाई जाती थी। सूर्यकांत यानी कि जिसे कहते हैं जैस्पर पत्थर, ये कहाँ से, राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। फ्लिंट चर्ट व चकमक पत्थर, ये शुक्र व रोहिणी खान पाकिस्तान में स्थित हैं, वहाँ से फ्लिंट चर्ट और चकमक पत्थर प्राप्त किया जाता था। आगे है आपका शंख एवं कौड़ियाँ, ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से शंख एवं कौड़ियाँ प्राप्त की जाती। कार्नेलियन मनके, ये गुजरात और सिंध से प्राप्त की जाती थी, ये एक प्रकार का लाल पत्थर था। फिरोजा और हरिताश्म, ये मध्य एशिया ईरान से प्राप्त किया जाता था, फिरोजा और हरिताश्म। अम्बुमणि कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो ये महाराष्ट्र से प्राप्त किया जाता था अम्बुमणि। आगे चलेंगे, आगे है हरित मणि, हरित मणि दक्कन ट्रैप से प्राप्त किया जाता था। लाल और नीला स्फटिक मेसोपोटामिया से एक विशेष, ये सॉरी बाद में पढ़ेंगे। तो लाल और नीला स्फटिक ये कहाँ से, दक्षिण पठार, बिहार, उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। एक नोट पॉइंट याद रखना है, मेसोपोटामिया से एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर मिली है। कहाँ से, मेसोपोटामिया से एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर मिली है। इस पर कुंवरदार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया लगता है। आगे है उर की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगार दान मिला है। कहाँ से, उर की खुदाई से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर तथा ठीकरे पर सुमेरियन नावों की चित्र अंकित हैं, जो समुद्री व्यापार का द्योतक है। ध्यान रखना कहाँ से मिली है ये मोहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं, आगे है मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के मध्य व्यापार की अभिलेखीय साक्ष्य मिलती हैं। किसके, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की। सुमेरिया के शासक सारगोन, सारगोन ये 2371 से 2316 ईस्वी पूर्व के काल की मिट्टी की सुमेरियन पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुआ, दिलमुन यानी तिलमुन तथा मगन यानी मकन के साथ व्यापारिक संबंध थे। इनमें मेलुआ की पहचान सिंधु प्रदेश से की गई है, ठीक है। और जो आपका दिलमुन है इसका पहचान बहरीन से की गई है। मगन या मकन की पहचान ओमान से की गई है। आगे है मेहलुआ के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजा प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। आगे है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को क्या कहते हैं कि ये नाविकों का देश है। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, उर ही था, यानी कि उर बंदरगाह के द्वारा मेसोपोटामिया में प्रवेश किया जाता था, जहाँ सैंधव व्यापारी विविध वस्तुएं लेकर जाते थे। आगे चलती हैं, आगे है दिलमुन। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप तथा मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। ये दोनों ही स्थान सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य स्थित थे। आगे है सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलुआ के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। आगे चलती हैं, आगे है मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के काल कब 2334 से 2279 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के काल का, जिसमें दिलमुन, मेहलुआ, मगन का उल्लेख हुआ है। इन स्थानों की पहचान क्रमशः बहरीन, हड़प्पा सभ्यता और ओमान से की गई है। आगे है लोथल से प्राप्त फारस की मोहरें। फारस की मोहरें कहाँ से मिली हैं, लोथल से। तथा कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें भी हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार का प्रमाण हैं। आगे है बहरीन द्वीप जैसे दिलमुन के व्यापारी हड़प्पा व्यापारियों के विदेशी व्यापार में बिचौलिए का कार्य करते थे। कहाँ के लोग, बहरीन द्वीप यानी दिलमुन के व्यापारी हड़प्पा व्यापारियों के बीच, विदेशी व्यापारियों के बीच क्या करते थे, बिचौलिए का कार्य करते थे। आगे है सुत कांगेडोर, बालाकोट, अल्हादीनो, लोथल, सुरकोटदा अरब सागर के तट पर स्थित प्रमुख हड़प्पा कालीन बंदरगाह थे। अच्छे से याद रखेंगे कौन कौन से, सुत कांगेडोर, बालाकोट, अल्हादीनो, लोथल, सुरकोटदा। आगे है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूमा,
और निप्पुर, किस, उम्मा आदि शहरों में पाई गई हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया के कौन कौन से शहर से मिली हैं? समा से, उर से, निप्पुर से, किस से और उम्मा से। आगे चलते हैं। आगे है आपका हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न कलात्मक वस्तुएं। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त विभिन्न कलात्मक वस्तुएं इनके उन्नत शिल्पकार होने का प्रमाण है। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत मूर्ति कला का भली भांति विकास हुआ था। नगरों के उत्खनन में प्रस्तर, धातु तथा मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता से पत्थर की मूर्तियां कम संख्या में मिलती हैं। यानी कि जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। क्योंकि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के समीप पत्थर का अभाव था। पाषाण मूर्तियां ज़्यादातर मनुष्यों की हैं, पशुओं की कम हैं। सभी मूर्तियां खंडित अवस्था में मिली हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे है पाषाण मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी, कहाँ से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति उल्लेखनीय है, जो किससे बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है। आगे चलते हैं। आगे है यह शैल कड़ी पत्थर की बनी लगभग 19 सेंटीमीटर ऊंची है। अधोभाग अप्राप्य है। योगी के मूछें नहीं है, ध्यान रखना, योगी के मूछें नहीं है, किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। केस पीछे की ओर एक फीते से बंधे हुए हैं। मस्तक पर गोल अलंकरण है। बाएं कंधे को ढकते हुए तिपतिया छाप वाली साल ओढ़े हुए हैं। योगी के नेत्र अध खुले हैं। निचले होठ मोटे तथा उसकी दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर टिकी हुई है। ये किसके बारे में दिया गया है? जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, उसके बारे में ये डिटेल्स है। ध्यान रखना कितनी ऊंची है? 19 सेंटीमीटर लगभग ऊंची है। आगे चलते हैं। आगे है इसके अतिरिक्त एक श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक लगभग 7 इंच ऊंचा मिला है। यह दाढ़ी युक्त है तथा मूछें साफ हैं। आगे मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से लगभग 12 सेंटीमीटर ऊंची चूना पत्थर बनी भेड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखेंगे जो मोहनजोदड़ो का HR क्षेत्र है वहाँ से हमें किसकी मूर्ति मिली है? तो पत्थर की बनी हुई है भेड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा से प्राप्त 2 पाषाण मूर्तियों की मार्शल ने उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की है। कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त 2 पाषाण मूर्तियों की मार्शल ने उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की है। पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की है। इसका मस्तिष्क तथा पैर टूटे हुए हैं। मूर्ति किसी सीधे खड़े हुए पुरुष की है। ध्यान रखना, मूर्ति किसी सीधे खड़े हुए पुरुष की है। आगे चलते हैं। आगे है दूसरी मूर्ति नर्तक की प्रतीत होती है। यह काले पत्थर से निर्मित है। वह नाचने की मुद्रा में अपने बाएं पैर को पृथ्वी से कुछ ऊपर उठाए है। मार्शल ने इसे नटराज शिव की मूर्ति माना है, किंतु वासुदेव शरण अग्रवाल इसे एक युवती की मुद्रा मानते हैं। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल एक युवती की मुद्रा मानते हैं, जबकि मार्शल ने इसे नटराज शिव की मूर्ति माना है। आगे है मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की किस क्षेत्र से? तो HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो कि 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है, यानी कि आभूषण पहने हुए, बाकी किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं पहने हुए है। सॉरी। आगे चलते हैं। बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा हुआ है। जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो कलाई से लेकर के कंधे तक चूड़ियों से भरा हुआ है। दाएं हाथ में वह कंगन तथा केयूर पहने हुए है और वह कमर पर टिका हुआ है। कौन सा? दायां हाथ यानी राइट हैंड। उसके घुंघराले बाल पीछे की ओर जूड़े में बंधे हुए हैं। गले में छोटा हार है तथा कमर में मेखला है। कमर में
क्या है, मेखला है या नृत्य की मुद्रा में है। तो जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से एचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई है उसके बारे में ये डिटेल्स दी गई है। आगे है हड़प्पा सभ्यता तांबे की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता किसकी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की वस्तुओं के लिए। कांस्य निर्मित वस्तुओं की तुलना में शुद्ध तांबे की वस्तुएं अधिक मिली हैं। धातु मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम विधि यानी कि मधुच्छिष्ट से किया जाता है। ध्यान रखना, धातु मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम पद्धति पर आधारित था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की ढलाई और मधुच्छिष्ट ढलाई लॉस्ट वैक्स बोलते हैं की तकनीकी से भली भांति परिचित थे। मोहनजोदड़ो में एक कुंवरदार बैल का खिलौना मिला है। कुंवरदार बैल का खिलौना कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांसे का भैंसा और भेड़ की मूर्तियां मिली हैं। तो ध्यान रखना, कुंवरदार बैल का खिलौना, कांसे का भैंसा और भेड़ की मूर्तियां ये सब कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। आगे है कालीबंगा से प्राप्त तांबे की वृषभ मूर्ति अद्वितीय। ध्यान रखना, तांबे की बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। लोथल से प्राप्त तांबे की कुत्ते की मूर्ति, तांबे की कुत्ते की मूर्ति लोथल से प्राप्त हुई है। तांबे की वृषभ की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। दोनों ही अत्यंत सुंदर हैं। इसी प्रकार दैमाबाद से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है जिसमें 2 बैल की जोड़ी जुटी हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है। चनूदड़ की खुदाई में एक पीतल की बतख मिली है। तो ध्यान रखना, पीतल की बतख कहाँ से प्राप्त हुई है, तो चनूदड़ों की खुदाई से हमें पीतल की बतख मिली हुई है। आगे चलती हैं, आगे बात करते हैं मृग मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियों की। तो सैंधव मूर्ति कला में लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों को भी उल्लेख किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प आकृतियों में सर्वाधिक संख्या में मृग मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मृग मूर्तियां चिकौटी विधि से बनाई जाती थी। ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता में मृग मूर्तियां हैं वो किस विधि से बनाई जाती थी, तो चिकौटी विधि से बनाई जाती थी। कुल मृग मूर्तियों में 3 या 4 पशु पक्षियों की मूर्तियां थीं। जो टोटल मृग मूर्तियां हैं उनमें 3 या 4 पशु पक्षियों की मूर्तियां थीं। नारी मृग मूर्तियां पुरुषों की तुलना में अधिक मिली हैं, यानी कि पुरुषों की मिट्टी की मूर्तियां बहुत कम मात्रा में मिली हैं जबकि जो स्त्री है उसकी बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं। और जो पुरुषों की मृग मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो अधिकांशतः कैसी हैं, नग्न हैं। मेहरगढ़ से हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति मिलती है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिलती है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलती है। आगे देखते हैं, अधिकांशतः सैंधव मात्र मूर्तियां कल्याणकारी स्वरूप की प्रतीक हैं। इसका संबंध प्रजनन व उर्वरता की देवी से है। आगे है आपका हड़प्पा सभ्यता की मानव मृग मूर्तियां ठोस हैं, यानी जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो अंदर से खोखली नहीं है, बिल्कुल एकदम ठोस बनाई गई हैं। जबकि पशु मृग मूर्तियां अंदर से खोखली हैं। ध्यान रखना, हड़प्पा मानव की मूर्ति तो ठोस है लेकिन पशुओं की मूर्ति कैसी है, अंदर से खोखली। पशुओं में कुंवरदार वृषभ की तथा पक्षियों में गौरैया की मृग मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से फाख्ता यानी कि घुघू पक्षी की मूर्तियां मिली हैं। तो ध्यान रखना, फाख्ता या घुघू पक्षी की मृग मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको मेरा डाटा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।